नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग। और देवभूमि डायलॉग में आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड में जो राजनीतिक भूचाल मचा हुआ है। और अब देखना यह है कि 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी से कौन विधायक शपथ लेता है। बहरहाल कहा यह जा रहा है कि विधानमंडल दल की बैठक कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी और उसमें यह फैसला हो जाएगा कि प्रदेश उत्तराखंड का 11वां मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन यह अस्थिरता राज्य को कितना नुकसान देती है, विकास में कितनी बड़ी बाधक है, लोगों में कैसे अविश्वास पैदा करती है, और साथ ही साथ यह सवाल भी उठता है कि इतना बड़ा राजनीतिक मैंडेट मिलने के बाद भी तीसरी बार मुख्यमंत्री बदलना पड़ रहा है। आखिर ऐसा क्यों? इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप टम्टा जी आपका। इस पूरे घटनाक्रम में आपका क्या कुछ कहना, आपकी पहली टिप्पणी? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा इस छोटे से राज्य में जो अभी कोरोना की सेकेंड वेव से बहुत बुरी तरह से ग्रस्त था, इसके ऊपर एक राजनीतिक संवैधानिक संकट पैदा करके क्यों पैदा किया मैं कहना नहीं चाहता हूं। जाने या अनजाने एक राजनीतिक संकट पैदा करके जो कोरोना 3 की हम कोविड फेज 3 की जो लड़ाई के लिए हम तैयारी कर रहे थे, उसमें सबसे ज्यादा व्यवधान पैदा कर दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी का आमदनी मामला हो सकता है, लेकिन राज्य को सबसे बड़ा नुकसान होने जा रहा है जब राज्य अभी भी कोविड फेज 2 से उबर नहीं पाया था। दुकानें, हमारा पर्यटन व्यवसाय पूरी तरह चरमरा गया था। नौजवान फ्रस्ट्रेटेड है, लोग बहुत निराश हताश हैं। और ऐसे समय में जबकि एक सुदृढ़ राजनीतिक नेतृत्व की जरूरत थी, आखिर भारतीय जनता पार्टी ने क्यों ये राजनीतिक संकट पैदा किया? आज मैं सुबह से इस मामले में डिबेट कर रहा हूं प्रदीप टम्टा जी। लोग जो उत्तराखंड के हैं वो एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं कि दो बड़े राजनीतिक दल हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इनके रिमोट कंट्रोल दिल्ली में क्यों है? देखिए, सवाल रिमोट कंट्रोल का नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के लीडरशिप में, उनके नेतृत्व में, उनके नाम से प्रदेश में लोग वोट भी मांगते हैं, समर्थन भी मांगते हैं। बाय नेचुरल है कि राष्ट्रीय दलों की नीतियां प्रभावित होते हैं। लेकिन प्रश्न है, जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने अपने पुराने मुख्यमंत्री को बदला था, उस समय चीजें साफ और स्पष्ट थी कि 22 में उत्तराखंड राज्य चुनाव में जा रहा है। अगर आपको विधायक के बीच से कोई सुयोग्य नहीं मिला, आप दिल्ली से भेज रहे हैं, उसका चुनाव होना है। बात साफ थी कि उसे 6 महीने के अंदर विधानसभा में, सदन में अपना को चुन के आना है। ये भी साफ थी। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक्ट जो हमारा कह रहा है कि विधानसभा की सीट के रिक्त होने के विदिन 6 मंथ आपको चुनाव में जाना है। ये भी साफ थी। स्थिति पहले से ही साफ थी कि अगर विधानसभा का कार्यकाल 1 साल से नीचे है तो वहां उपचुनाव संभव नहीं है। अगर रमेश जी, आपको ख्याल होगा, 2009 में आदरणीय कोश्यारी जी को लोकसभा के लिए चुनाव लड़ा गया था। वो उस समय राज्यसभा में थे, उनका कार्यकाल भी 1 साल से नीचे था, इसलिए उपचुनाव वहां भी नहीं हुआ। बंबई हाईकोर्ट के एक निर्णय ने साफ कर दिया था कि अगर किसी भी विधानसभा का कार्यकाल अगर 1 साल से नीचे है तो वहां पर उपचुनाव साफ नहीं हो सकता। कानून साफ था, कोर्ट का फैसला भी साफ था। तीसरी चीज थी कि मुख्यमंत्री के लिए 6 महीने के अंदर चुनाव लड़ना, सदन का सदस्य होना अनिवार्य था। और वहां भी एक ऐसे ही मामले में जब पंजाब में मामला आया था कि 6 महीने के बाद दोबारा एक दिन इस्तीफा देकर के मंत्री को शपथ दिलाई गई थी, तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। और वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ और स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए थे कि हमारे जो संविधानविद है, आखिर उन्हें 6 महीने का जो कार्यकाल दिया है कि सदन का सदस्य बनाने के लिए, ये किसी खास परिस्थिति में दिया गया था और इसका आप बार बार उपयोग नहीं कर सकते। आपने ये संवैधानिक स्थिति क्लियर की सर, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। लेकिन आपने कहा कि दिल्ली से क्यों थोपा गया। सर, आपको तो याद होगा, बल्कि मैंने उस टाइम पे भी आपको इंटरव्यू किया था कि 2014-15 में हरीश रावत जी को ही दिल्ली से यहां भेजा गया था। तब वो एमएलए नहीं थे, तब वो सांसद थे।
तो ये तो आपके यहां भी चलता आया है, आप इसके लिए केवल बीजेपी को ही दोष नहीं ठहरा सकते। नहीं नहीं नहीं, देखिए 2013-14 में जब हरीश राव जी का मामला आया था उसमें और ये क्या कहते हैं तीरथ सिंह मामले बुनियादी फर्क है, क्योंकि वहां विधानसभा का कार्यकाल लंबा था। नहीं नहीं सर, मैं उस तकनीकी पहलू की बात नहीं कर रहा हूं। आपने कहा दिल्ली से थोपा जाता है, इनके पास कोई यहां पर योग्य विधायक नहीं था, तो ये सवाल तो मैं आपसे भी कहता हूं, तब आपके पास कोई योग्य विधायक नहीं था क्योंकि आपने दोनों लोग दिल्ली से भेजे थे। विजय बहुगुणा जी को भी दिल्ली से भेजा, तब उपचुनाव हुआ। हरीश रावत जी को भी दिल्ली से भेजा, उपचुनाव हुआ। आप लोग अपने विधायकों पे ट्रस्ट क्यों नहीं करते, सवाल ये है। नहीं योगेश जी, मैंने कहा आपने मेरी चीज को ठीक से समझा नहीं। मैंने कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व को भारतीय जनता पार्टी ने जब चुनाव विधायक दल का करे थे, उनको साफ और स्पष्ट स्थिति थी, अगर हम विधायक दल से बाहर से किसी व्यक्ति को भेजते हैं उसको 6 महीने के अंदर चुनाव में जाना होगा और विधानसभा का कार्यकाल भी सर। बट सर आप मुझे बताइए, कार्यकाल लिमिटेड है। हाँ सर आप मुझे ये बताइए, एक ऐसा प्रदेश जहां बहुत बड़े पैमाने पे बेरोजगारी है, एक ऐसा प्रदेश जहां पहाड़ और मैदान में आर्थिक असमानता है, एक ऐसा प्रदेश जहां पलायन, वो भी डिस्ट्रेस पलायन बड़े पैमाने पे हो रहा है, ऐसे प्रदेश में अगर हम 4 साल में 3 मुख्यमंत्री बदल देंगे तो ये प्रदेश कैसे आगे बढ़ेगा सर? ये बिल्कुल वाजिब सवाल है। आपने कहा कि हम 11वां मुख्यमंत्री राज्य को देने जा रहे हैं। अब ये 11वां मुख्यमंत्री में 8वां जो है, 8 मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड है कि कोई भी मुख्यमंत्री उनका 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है, और अभी जो उनका सबसे लंबा कार्यकाल त्रिवेंद्र सिंह जी का था, उनको 4 साल का जश्न मनाने की बात हो रही थी। सारे सरकारी कार्यालयों में उन्होंने एक तरह से तैयारी भी की। अचानक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुख्यमंत्री को, जो खुद वित्त मंत्री भी थे, जिन्होंने खुद बजट प्रस्तुत किया था, उस बजट में वोटिंग के समय उस बजट का उत्तर देने का भी मौका नहीं दिया। कांग्रेस के संदर्भ में अगर आप आएंगे, नरेंद्र तिवारी जी पूरा का पूरा कार्यकाल पूरा किया। 2012 में आदरणीय बहुगुणा जी मुख्यमंत्री बने। तिवारी जी ने कैसे कार्यकाल पूरा किया ये सब जानते हैं। नाक में दम कर रखा था तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष ने उनका। वो तो उनकी समझदारी थी कि वो बहुत समझदारी से अपना टेन्योर पूरा कर गए, नहीं तो उनको बदलने के लिए भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी यहां पर। नहीं योगेश जी, देखिए हर राजनीतिक दलों में, लोकतांत्रिक दलों में आपसी चीजें होती रहती। अभी आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के अंदर क्या स्थिति हो रही थी कि योगी जी रहेंगे या जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हमारा कहना है कि तिवारी जी ने पूरा कार्यकाल पूरा किया। बहुगुणा जी मुख्यमंत्री चुने गए, उनको जब हटाया गया, आप भी जानते हैं कोई पार्टी के अंदर अंदरूनी संघर्ष के कारण बहुगुणा जी को पद से नहीं हटाया गया था। जब 2013 की भीषण आपदा आई थी, अब उस भीषण आपदा का संकट का लोगों को लगा कि वो ठीक से सामना नहीं कर पाए। इवन भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में आंदोलन करके कि बहुगुणा जी को जाना चाहिए, उनको इस्तीफा दिया जाए। ऐसी परिस्थिति की हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी उन तमाम परिस्थितियों का संज्ञान लेकर के अंत में मुख्यमंत्री बदलने का फैसला किया गया। रावत साहब को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व में किस तरह से अस्थिर किया, ये तो देश की, हमारी प्रदेश के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिली, इसलिए वो पूरा गया। तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में बुनियादी फर्क है। नहीं, बुनियादी फर्क कैसे है? पिछले 10 दिनों से आपके बड़े नेता दिल्ली में डेरा जमाए बैठे हैं, एक सीएलपी लीडर तक आप तय नहीं कर पा रहे हैं। कोई कह रहा साहब मेरे खेमे का प्रदेश अध्यक्ष बनाओ, कोई कह रहा साहब मेरे खेमे का फला आदमी बनाओ। आप लोगों को उत्तराखंड की चिंता है ही नहीं, सबको अपने खेमों की चिंता है। उत्तराखंड की चिंता कब करेगा? और आप सब उत्तराखंडी होते हुए ऐसा कर रहे। सबसे ज्यादा अफसोसनाक ये है, आप सब लोग उत्तराखंडी है, उसके बाद ऐसा कर रहे हैं। नहीं रमेश जी, देखिए आप खुद परिस्थितियों के वाकिफ जानते हैं कि किस तरह हमारे बाद नेता प्रतिपक्ष के पद खाली हुआ। आपको मालूम है, हम सबको मालूम है कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है प्रदेश का, हमारे प्रदेश प्रभारी पूर्व मुख्यमंत्री आ रहे हैं हरीश राव जी, प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी, हमारी नेता प्रतिपक्ष इंदिरा जी, सब लोग राज्य 2022 की तैयारी के लिए पार्टी की क्या नीति हो उसके लिए
दिल्ली में मंथन किया। 5-6 घंटे की मीटिंग के बाद, मंथन के बाद, विचार विमर्श के बाद परिवर्तन का कार्यक्रम तय किया, रणनीति का कार्यक्रम तय किया। प्रथम चरण में खटीमा से लेकर मसूरी तक की परिवर्तन यात्रा का कार्यक्रम बना और वो सारी मीटिंग अच्छी तरह सौहार्द में निपटी। लेकिन देखे ना, बात तो सुनिए कि अचानक इंदिरा जी जो जिनकी हमको सबसे इस समय जरूरत कितने कम लोग हैं आपके, तो वैसे ही बहुत कम विधायक है, उनमें से चुनना कितनी बड़ी बात है। इतना सिर फटोवल क्यों मचा हुआ है? नहीं, कोई सरफट। देखिए, एक लोकतांत्रिक पार्टी में तमाम वस्तु, जब हम 2022 में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो राज्य की स्थिति पैदा कर दी गई है, उसका अगर हम आकलन करना चाहते हैं, हम तमाम अपने विधायकों से भी पार्टी बातचीत करेगी, अपने शीर्ष नेतृत्व से बातचीत करने के आज ही हमारे प्रदेश प्रभारी जी ने, देवेंद्र जी ने कह दिया कि हम 2-3 दिन में नेता प्रतिपक्ष की घोषणा कर देंगे। नहीं सर, लेकिन आप लोग कह रहे हैं, मैं जानता था 2016 में बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा निकाली, आज आप कह रहे हैं साहब हम परिवर्तन यात्रा निकालेंगे। मुझे आप इतना बता दीजिए, आप लोगों के जीवन में तो परिवर्तन हो गया, एक आम उत्तराखंडी के जीवन में कब परिवर्तन होगा? आपको आप बाहर चले जाइए सर, बेरोजगारी का ये आलम है, एक से एक नौजवान पढ़ा लिखा स्किल्ड नौजवान बेरोजगार बैठा हुआ है, उसको कैसे रोजगार मिलेगा सर? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी है, अगर इन 5 सालों के अगर विकास के आप एजेंडे को आप खुद बहुत नजदीक से उत्तराखंड की राजनीति से आप जुड़े हुए हैं, अगर इस समय बेरोजगारी के स्तर पर राज्य की स्थिति देंगे, देश के सबसे बेरोजगार की दर हमारे उत्तराखंड में है। हमारे वहां अगर आप इसी कोरोना संकट को याद करेंगे, ना ऑक्सीजन थी, ना बेड मिले, लोगों को अपनी जानों से समय से पहले गंवाना पड़ा। अगर आप पहली फेज के आंकड़े देखेंगे और दूसरी फेज के, मार्च 2020 से 30 अप्रैल 2021 तक जितने संक्रमण के मामले आए होंगे, उससे दूने मामले सिर्फ 2021 के सेकेंड वेव में मई के महीने में आए। हम देश के 33-35 राज्यों में संक्रमण की दर में 5वें नंबर पर ये छोटा सा प्रदेश आया। अगर मृत्यु दर के मामले में लेंगे आप आंकड़े, 20 मार्च 2020 से लेकर 30 अप्रैल 2021 तक जितनी मृत्यु उत्तराखंड में है, उससे दूनी मृत्यु सिर्फ मई 21 के महीने में हुई। आखिर ये जो कोरोना का इस तरह से फैलाव हुआ, क्या राज्य की सरकार अपने आप को क्या कहते हैं उसके लिए दोष मुक्त कर सकती है? जिस प्रदेश के अंदर RT-PCR के फर्जी टेस्ट के 1 लाख मामले आए हो, आखिर ये तो सवाल बनेगा ही ना? बिल्कुल बनेगा साहब। आप कुंभ जैसे पावन पर्व पे अगर फर्जीवाड़ा करते हैं तो बिल्कुल सवाल बनेगा। जी, तो ये सवाल है। और मुझे लगता है जो रामनगर का भारतीय जनता पार्टी का जो तथाकथित मंथन चिंतन शिविर था, उस चिंतन मंथन शिविर ने ही लग गया था कि हमारे तीरथ सिंह जी के नेतृत्व पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। जब वहां भरोसा नहीं किया जा सकता, आपने अपनी राजनीतिक चूकों का, आपके पास तमाम से कानून विद भी थे, संविधान विद थे। मुझे तो लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी लड़ाई या राष्ट्रीय नेतृत्व ने, जैसे उत्तराखंड राज्य को बहुत बड़ी अपनी ताकत नहीं समझते हैं, एक मुख्यमंत्री के साथ छेद कर दिया। पहले मुख्यमंत्री के साथ ये छल किया कि उनको आपने अपना बजट का उत्तर देने के लिए भी समय नहीं दिया, उस बजट को पास कराने के लिए भी समय दिया, गैर से आपने उनको दिल्ली दौड़ा लिया। और आज के मुख्यमंत्री को कानून है, वैसे तो चूक मुख्यमंत्री से भी हुई है। कोई भी जो चुनाव लड़ता है उसको तमाम परिस्थितियों का आकलन खुद ब खुद करना पड़ता है कि 6 महीने की स्थिति क्या है, कानूनी स्थिति क्या है। सल्ट का उपचुनाव भी था। तो कुल मिलाकर इस राजनीतिक अस्थिरता के लिए जिससे राज्य प्रभावित हुआ, भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है इसका कोई असर ना हो, लेकिन इस समय पूरे प्रदेश में जब तैयारियों का दौर था, कोविड फेज 3 के लिए तैयारी हमको, वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को हमको तेज करना था। अभी तो हमारे प्रदेश के अंदर जो 45+ है या 60+ है, उन्होंने 50% से नीचे ही वैक्सीनेशन की हमारी दर है। 18 से 45 वर्ष के जो बीच है उसमें हम बहुत पीछे हैं, तो हर मुकाम पर हम पीछे हैं। भ्रष्टाचार की बात तो रही, उस पर मैं ज्यादा विचार करना नहीं चाहता। क्या स्थिति हो गई, खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कोरोना के जो फर्जी टेस्ट के लिए मैं नहीं, पूर्व सरकार जिम्मेदार है। अगर पूर्व मुख्यमंत्री थे तो वो भी तो आप ही के पार्टी के थे।
आप में सिर्फ अंतर यही तो है, नहीं, वो बात सही है सर, लेकिन मुझे आप ये बताइए, अगर हाँ, मैं 20 साल का आकलन करूं सर, उस 20 साल में कहीं ना कहीं 10 साल आपके भी रहे हैं, तो बिल्कुल बिल्कुल 10 साल आपके भी रहे हैं, तो जिम्मेदारी से तो आप लोग भी नहीं भाग सकते सर। अगर 20 साल में हरिद्वार की पर कैपिटा इनकम 2.5 लाख हो गई और उत्तरकाशी की 80,000 है, तो आप लोग इस जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते सर। नहीं, आप ये कह नहीं सकते कि इन 20 सालों में उत्तराखंड एकदम पिछड़ गया। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, देखिए, लेकिन जो हमने सपना देखा था वो तो पूरा नहीं हुआ। हाँ, सपने की बहुत सी चीजें होती हैं। एक तो सबसे बड़ा नेतृत्व, मैंने एक दो सवाल भी लोगों के सामने रखे हैं कि हम पलायन की तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जो राजनीतिक पलायन उत्तराखंड राज्य का हुआ है, एक हिमालयी राज्य था, एक पर्वतीय राज्य था। लोगों ने बहुत सुंदर सपने देख करके, कोई उत्तरकाशी से चला, कोई जोशीमठ से चला, कोई मुनस्यारी से चला, तो दूरस्थ अंचलों से चल के शहरों में लोग आए थे। ये सोचा था कि हमारे राजनेता हमारे बीच में बैठ करके हमारे बारे में नीतियां बनाएंगे। अभी तो ये राजनीतिक नेतृत्व का जो पलायन देहरादून में बैठा हुआ है, राजनीतिक नेतृत्व, वो गैरसैंण नहीं जाना, पहाड़ नहीं जाना, ये बड़ी त्रासदी है। जब तक इस समस्या का ईमानदारी से समाधान नहीं करेंगे, तब तक आप किसी भी तरह के पलायन के बारे में। किसी ने ये पूछ लिया कि साहब प्रदीप जी ये बताइए, आपके लिए राज्य बड़ा या आपका राजनीतिक दल, तब आपका क्या जवाब होगा? हम देखिए, हम एक राजनीतिक दल के सदस्य भी हैं, लेकिन राजनीतिक दल इस राज्य के विकास के लिए समर्पित है, तो वो दोनों में कोई अंतर नहीं है। नहीं, दोनों हम में सब बहुत बड़ा राज्य अंतर के लिए है सर। समर्पित। जब तक हमारा दीवानापन पागलपन राज्य के लिए नहीं होगा, हम राज्य के लिए नहीं सोचेंगे। यहां तो सब हम राजनीतिक दलों के लाभ नुकसान में फंसे हुए हैं। नहीं, देखिए, कांग्रेस ने, मैं नहीं समझता, आप ये नहीं कह सकते। 2013 में उत्तराखंड राज्य अपने सबसे ज्यादा आज तक के इतिहास में सबसे बड़ी त्रासदी के साथ, आपदा के साथ जूझ रहा था। उस समय आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी लोग भी, बहुत सहयोगी हमारे साथी लोग भी, उन्होंने कहा था कि 4 धाम यात्रा को अगले 10 सालों के लिए भूल जाइए। लेकिन उस समय कांग्रेस की सरकार खड़ी हुई थी। आदरणीय हरीश रावत जी ने कहा, नहीं, हमारा सबसे बड़ा होगा, हम 4 धाम को शुरू करेंगे। ये जो केदारनाथ का पूरा निर्णय हुआ, जो केदारनाथ में जनवरी में भी लोगों ने काम किया, उसके पीछे उस समय का राजनीतिक नेतृत्व पूरी तरह से खड़ा था, तभी हम उस 4 धाम यात्रा को शुरू कर में सफल रहे हैं। हमारे इन 20 सालों में हर दल की सरकारें नहीं, बहुत से मामलों में आगे बढ़े। जब उत्तराखंड राज्य बना, 1 किलोमीटर भी आपके इस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं थी, उसकी संख्या में बड़ी है। स्कूलों की संख्या में भी सुधार हुआ है, चिकित्सा के क्षेत्र में भी सुधार हुआ। हाँ, बुनियादी रूप से एक जो अंतर आया है कि जो पर्वतीय क्षेत्रों के मैदानी क्षेत्रों के बनस्पत पर्वतीय क्षेत्र एरिया हमारे विकास के दौर में पिछड़ गया। अच्छा, प्रदीप जी थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। ये तो बीजेपी का मसला, हाँ। बीजेपी सुलटा लेगी। आपका मसला ये है कि जैसे हरीश रावत जी कह रहे हैं कि साहब आपको जब चुनाव में जाना होगा तो आपको नेतृत्व बताना होगा, आप सहमत है इस बात से? ये देखिए, मैं सहमत हूं, क्योंकि देखिए, आप तो खुद उदाहरण देखा इसी हमारे राज्य का। हमारे राज्य में खंडूरी जी, हमारी ओर से तो नहीं हुआ था अभी तक, चेहरे की बात, नई परिस्थितियां आई हैं। खुद बीजेपी ने नारा दिया था, खंडूरी है जरूरी। लेकिन पिछले 5-10 साल के अगर आप देश के राजनीतिक इतिहास पर देखें, राज्यों के इतिहास पर देखें, हर दल ने किसी राज्य में अपनी जहां परिस्थितियां अनुकूल थी वहां पर चेहरा घोषित किया, और कहीं पर 2017 में तो हरीश रावत जी ने अपने को स्वयं घोषित कर दिया था। नहीं, मैं उसी समय अभी आ रहा हूं। तो आप डिफरेंशिएट मत करिए ना, आप कंफ्यूज मत करिए। आप कह रहे खंडूरी जी को डिक्लेयर किया, हरीश रावत जी ने 2017 में अपने को डिक्लेयर नहीं किया रावत है जरूरी। नहीं, अरे पार्टी की ओर से मैं कह रहा हूं, और मैं उसे गलत भी नहीं मान रहा हूं। और सर, मैं तो 2017 में यहां पर पूरा कवर कर रहा था, मैंने तो उनको खुद इंटरव्यू किया था। देखिए, मैं कह रहा हूं, आप मेरी बात पहले समझने की कोशिश कीजिए। नहीं, आप मुझे घुमाइए, मतलब मुझे सीधे सीधे जवाब दीजिए, क्या नेतृत्व सामने होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो खुद मांग कर चुका हूं। मैंने खुद कहा कि इस समय हरीश रावत बड़ा चेहरा है और उनको घोषित किया जाना चाहिए। प्रीतम सिंह क्यों नहीं? अभी हाल में प्रीतम सिंह क्यों नहीं? हाल में प्रीतम सिंह क्यों नहीं? देखिए, प्रीतम सिंह हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष है।
देखिए, कांग्रेस के अध्यक्ष है, संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं, बहुत सी जगह है। अभी अगर 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 आप अरे देखें 4 हमारी साल वहां से की वो पार्टी, संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं, और जब बात आई नेतृत्व की तो आप कह रहे हैं जी उनको नहीं बनाना चाहिए, हरीश रावत जी को बनाना चाहिए, ये भी गलत है। अरे अरे आप देखिए, आप चीजों को पहले समझने की कोशिश कीजिए। जो हमारी कांग्रेस के हिसाब से अभी हमारी एक कांग्रेस की कमेटी बनी अशोक चौहान जी के नेतृत्व में, जो बंबई के मुख्यमंत्री ने, जब हमने केरल, बंगाल, आसाम और 3-4 राज्यों के चुनाव का विश्लेषण किया, और हमारी बड़ी संभावनाएं थी कि केरल में हम लौटेंगे, आसाम में हम लौटेंगे। उस कमेटी को जिम्मेदारी दी गई थी पार्टी के हार के विभिन्न कारण क्या हो सकते हैं, उसने बहुत से कारण सजेस्ट किए। उसमें एक कारण ये भी कहा कि नेतृत्व की अस्पष्टता ने भी हमको कमजोर किया है। जब हमारी पार्टी का ही एक जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी इस ओर इशारा कर रही है, उसी बात को हमने कहा कि कांग्रेस में इस समय स्थिति है, आप माने या ना माने, आप भी मेरी बात से एग्री करेंगे, इस समय भारतीय जनता पार्टी, इस समय कांग्रेस पार्टी में अगर आप लीडरशिप को देखेंगे, आपको हरीश राव को टॉलेस्ट लीडर देखेंगे, जो केंद्र में भी लंबे समय में अनुभव है, राज्य में भी अनुभव है, इस राज्य के जनसंघर्ष को, निर्माण की लड़ाई को उन्होंने लड़ा है, एक वरिष्ठ लीडर है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर भी है, जनरल सेक्रेटरी में है, अनुभव उनके पास है, प्रशासनिक अनुभव है, संगठन है, इसलिए हमने कहा आप उनको चेहरा बना सकता है। लेकिन ये अल्टीमेटली पार्टी को तय करना है, राष्ट्रीय पार्टियों में बात है वो किसको करें, लेकिन एक वर्कर के नाते, कार्यकर्ता के नाते हमको अपनी बात को कहने का, इसलिए ये बातें आई हैं। और ये हर नहीं बनाते तो होता नहीं, वो जो राष्ट्रीय पार्टी का नेतृत्व होगा वो फैसला उनका होगा, हम उनके साथ खड़े हैं। हम तो एक अपनी यानी आप दोनों परिस्थिति में खड़े हैं, अगर बनाते तब भी खड़े, नहीं बनाते तब भी खड़े। भाई हम अपनी पार्टी के साथ के, भाजपा ने भी यही किया, बहुत से राज्यों में अपने मुख्यमंत्री चेहरे घोषित किए गए। अब उत्तराखंड में उनके पास कोई चेहरा नहीं है, आसाम में कोई चेहरा नहीं, इसलिए यहाँ पर मीडिया कह रहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी आसाम के फॉर्मूले को उत्तराखंड में लागू करेगी। हम कह रहे हैं कि हमारे पास साफ और स्पष्ट स्थिति है, इसलिए हमको ये करना चाहिए। और हमेशा कहते हैं हम राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ खड़े हैं, उनके अनुसार, उनके समर्थन में हम वोट भी मांगते हैं, जो उनका निर्णय वो अंतिम है। लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व को कोई भी अंतिम फैसला लेने तक हम अपनी बात तो कर सकते हैं। आज भी भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर बैठक चल रही है, उनका राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रतिनिधि आए हैं, वो सब बात करने के बाद आगे अंतिम फैसला तो राष्ट्रीय नेतृत्व का ही होगा ना। तो ये हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी है, इसमें आप ये राष्ट्रीय बनाम क्षेत्रीय नहीं कह सकते हैं। परिस्थितियां हैं, जो पार्टी सही ढंग से परिस्थितियों का आकलन कर लेती है, जो पार्टी अपने राष्ट्रीय क्षेत्रीय नेतृत्व की बातों को भी पूरी तरह सुन लेती है, वो आगे बढ़ जाती है। लेकिन इस समय की बड़ी खबर आ रही है कि उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री का नाम स्पष्ट हो चुका है, पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बना दिया गया है, यानी वो आज शपथ ले सकते हैं। और साथ ही साथ वो खटीमा विधानसभा से आते हैं, यंग हैं, यानी इस बार युवा कार्ड खेला है। प्रदीप टम्टा जी, जो शुरुआती खबर हमारे पास आई है, पुष्कर सिंह धामी, आपको लगता है आपके लिए एक थ्रेट होंगे? यंग हैं, बहुत वोकल हैं और बहुत जज्बे वाले हैं, अब एक यंग का और बुजुर्ग से मुकाबला हो जाएगा जैसा कि आपने कहा? देखिए, मुझे लगता है अगर आपके, क्योंकि मैं तो आपके साथ बैठा हूं, मुझे भी नहीं मालूम कि फैक्ट क्या है, आपके को ये जो खबर मिली है, अगर भारतीय जनता पार्टी, पुष्कर सिंह जो, मेरी तो शुभकामनाएं से यंग है, लेकिन लक्ष्य ये रहा है कि ये कुछ समय के हैं। भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि अगर प्रदेश के नेतृत्व को भी देखेंगे, वहां के वरिष्ठता, वहां के अनुभव को भी देखेंगे, और उसमें अचानक जिस व्यक्ति को इन 4.5 सालों में आपने राज्य का, क्या कहते हैं, मंत्री के अनुभव लेने का भी अवसर नहीं दिया हो, अचानक मुख्यमंत्री का दायित्व दिया जा रहा है, मैं समझता हूं ये कांग्रेस पार्टी के लिए तो कोई चुनौती नहीं बनने वाली है। ये साफ साफ इस ओर इशारा कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व प्रदेश में मुख्यमंत्री के चुनाव करने में असफल हुआ है, इसलिए 22 से पहले तक चुनाव तय एक अस्थायी अरेंजमेंट किया गया है। ये स्थायी नेतृत्व नहीं हो सकता, और उत्तराखंड की जनता ये जरूर इस
भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी कि आपने हमारे राज्य को, आप लोग अपने कितनी राज्य को आसानी से प्रयोगशाला बना उत्तराखंड की दिया। जनता को लेते हैं। आप लोगों ने ये मान लिया कि साहब 5 साल बीजेपी आ जाएगी, 5 साल कांग्रेस को मिल जाएंगे। सब उत्तराखंड की जनता भी अब समझदार हैं, बहुत सारे युवा लोग हैं, हम जैसे युवा लोग भी अब यहाँ पर उत्तराखंड में ही आके बस गए हैं। हम भी समझते हैं साहब कि क्या पॉलिटिकल पार्टी में चल रहा है, पॉलिटिकल पार्टी क्या इकोनॉमिक मूवमेंट चला रही है, या पॉलिटिकल पार्टी की क्या सोच और विजन है। तो इतना आसान तो अब नहीं रह गया ना जितना पहले था कि साहब आपने मान लिया 5 साल बीजेपी को दे दिया, अब तो हमें मिलेंगे ही मिलेंगे। नहीं, देखिए, मैं तो आपने जो बताया है जिनका उन्होंने चुनाव किया है, मुझे लगता नहीं कि ये स्थायी कोई इसको दे पाएंगे। मुझे लगता है कि राजनीतिक नेतृत्व में सहमति नहीं बन पाई है, तो इसलिए ये एक अस्थायी अरेंजमेंट है चुनाव तक का। और क्योंकि चुनाव में नहीं तो साफ और स्पष्ट स्थिति होती है, तो अगर ये करेंगे तो मैं समझता हूँ अच्छा। ये कांग्रेस के लिए चुनौती, हमारे हिसाब से तो कांग्रेस के लिए बेटर पोजीशन। ओके, प्रदीप जी ये बताइए कि ब्यूरोक्रेसी को हैंडल करना कितना मुश्किल हो जाता है, खासकर तब जब एक ही टेन्योर में और इतनी जल्दी में 3 मुख्यमंत्री बदले गए हों। ब्यूरोक्रेसी जो है बहुत रिजिड हो जाती है और बहुत ज्यादा फैसले लेने पे विश्वास नहीं करती। सर देखिए, ब्यूरोक्रेसी, जब राजनीतिक नेतृत्व में अस्थिरता आती है तो ब्यूरोक्रेसी निरंकुश हो जाती है। और मुझे तो दुख भी हो रहा है कि उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी, जिस ब्यूरोक्रेसी के बारे में कहा जाता है कि बड़ी राजनीतिक सूझबूझ से अपने राजनेताओं को क्या कहते हैं फैसला लेने के लिए अनुकूल माहौल बनाती है, राय देती है, इस प्रदेश में तो सबसे बड़ा है कि ब्यूरोक्रेसी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि इतना बड़ा कुंभ का मैं आपका ये टेस्ट में घोटाला हुआ। और जो खबरें आपने मीडिया के द्वारा, इवन टाइम्स ऑफ इंडिया ने फ्रंट पेज की कवर की थी, जिस कंपनी को टेस्ट के लिए दिया गया था उसका नोएडा में जहाँ कॉर्पोरेट ऑफिस बताया गया था, वहां पर एक टीन का टोबड़ा था, एक झोंपड़ हुई थी, सारे टेलीफोन नंबर क्या कहते हैं फर्जी निकले हैं। आखिर इस सिलेक्शन में मुख्यमंत्री ने या मंत्री ने जिसने भी फाइनल किया होगा, ब्यूरोक्रेसी ने क्या चीजों को ठीक से लिया? ये सबसे बड़ी बात है कि इसी ब्यूरोक्रेसी ने आज अपने जो अब चले गए निवर्तमान मुख्यमंत्री को, अगर उनको कानून से ठीक से राय दी होती तो ये स्थिति नहीं होती। ये ब्यूरोक्रेसी है। अरे सर, ब्यूरोक्रेसी क्यों राय देगी सर? वो पॉलिटिकल मामला, उस पर उसका ब्यूरोक्रेसी कैसे क्या लेना देना? लीगल पोजीशन में तो आप, अरे लीगल पोजीशन ब्यूरोक्रेसी क्यों बताएगी? उनके पास, आपको पता, देश के सर्वश्रेष्ठ जो संविधान विशेषज्ञ है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। मुझे नहीं लगता यहाँ पर किसी ब्यूरोक्रेसी के पास कोई इस तरह की जानकारी होगी। एक बात, कुंभ के लिए ये जो टेस्टिंग और ये तमाम कंपनी थी जिसके बारे में आज मीडिया आप ही लोग कह रहे हैं कि ना जिसका कोई कॉर्पोरेट है, ना जिसके पास इस तरह की कोई सुविधाएं थी, ऑफिस का आता पता नहीं है, क्या हमारे ये नौकरशाही को, मैं ये कह रहा हूं कि जब राजनीतिक नेतृत्व कमजोर होता है तो नौकरशाही निरंकुश हो जाती है, मैं बड़ी ईमानदारी से बताता हूं, नहीं लेती। आप तो खुद हमारे साथ लोकसभा टीवी में बैठते थे। हमने चुनाव सुधार को लेकर, जनप्रतिनिधित्व 1951 को में अमेंडमेंट को लेके कम से कम 50 डिस्कशन किए हैं सर। लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूं, हमें भी ये जो जिस क्लॉज की बात हो रही है कि अगर 1 साल का समय नहीं बचा हो तो आप बाई इलेक्शन नहीं करा सकते, इस क्लॉज की तो जानकारी हमें भी नहीं थी। पहली बार हमें इस क्लॉज की जानकारी हुई। अरे आप रमेश जी, आपने याद होगा, मैं आपको याद कराता हूं, 2009 में आदरणीय कोश्यारी जी लोकसभा नैनीताल से चुनाव लड़े थे। उस समय वो राज्यसभा के मेंबर थे नहीं थे? बिल्कुल। उनका जो, हाँ, उस समय उनका कार्यकाल 1 साल से नीचे का रह गया था, इसीलिए वो मिड टर्म, राज्यसभा का मिड टर्म चुनाव नहीं हुआ। तो ऐसी नहीं थी कि उत्तराखंड में ये पहली घटना हो रही। कोश्यारी जी का उदाहरण साफ था। और दूसरा उदाहरण तो आपने कि पंजाब का भी हुआ था और महाराष्ट्र में भी ये केस हुए थे। मेरा कहना है क्या राज्य में जब जब राजनीतिक नेतृत्व कमजोर होता है, ब्यूरोक्रेसी हावी हो जाती है। ओके सर, क्योंकि आप पुष्कर सिंह धामी जी का बिल्कुल नाम साफ आ गया है, आपको लगता है आने वाले समय में यंग वर्सेस यंग होना चाहिए, ये ज्यादा अच्छा एक मुझे लगता है कि फॉर्मूला होगा? आपकी ओर से भी कोई यंग नेतृत्व हो? बीजेपी ने अपने नेतृत्व को साफ किया है। देखिए, ये सवाल नहीं है यंग बनाम बुजुर्ग का, ये सवाल है हर राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक
परिस्थितियों को देख करके फैसला लेती है। और अगर आप केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी देखें, यंग बनाम और बुजुर्ग, ये हमारी देश की कहावत भी है कि बुजुर्गों को और नौजवानों को दोनों मिश्रण से ही समाज आगे बढ़ता है। तो राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी ने एक फैसला लिया है, ये उन्होंने अपनी परिस्थितियों के हिसाब से लिया है। कांग्रेस भी अपना फैसला अपने राज्य के हिसाब से, राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से फैसला लेगी। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। कहां पुष्कर सिंह धामी मंत्री बनने के लिए तमाम कोशिशों में जुटे थे, तमाम समीकरण लगा रहे थे, लेकिन देखिए उनको मुख्यमंत्री जो बनना था। बहरहाल एक आखिरी सवाल मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा प्रदीप टम्टा साहब। इस समय प्रदेश के युवाओं ने एक बहुत ही जबरदस्त नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट चला रखा है। भू कानून, एक मजबूत भू कानून चाहिए। हम जानते हैं कि हमारे यहाँ लैंड लॉ एग्जिस्ट करता है, बट उनका कहना है कि साहब आप लैंड सेल को रेगुलराइज करिए, रिस्ट्रिक्शंस लगाइए। अगर हमारी लैंड यानी जल जंगल जमीन नहीं बचेगा तो हमारी कल्चरल आइडेंटिटी का क्या होगा, हमारी आजीविका का क्या होगा, हमारे आने वाली पीढ़ी का क्या होगा। आपका थॉट प्रोसेस क्या है सर? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जो ये राय है मैं इनके साथ में हूं। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि भारतीय जनता पार्टी ने वो जो भू कानून आदरणीय तिवारी जी के समय में लगा था कि प्रदेश की और विशेषकर पर्वतीय क्षेत्र की कृषि भूमि को बचाने के लिए एक कानून बना था। अब वो कानून में जब वो बना था उतना सख्त नहीं था। मैं भी खुद तिवारी जी से मिला था कि इसको एक और मजबूत किया जाना चाहिए, लेकिन फिर भी वो राज्य के हित में था। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आते ही उस कानून में छेड़खानी की और पर्वतीय क्षेत्र की जो कृषि भूमि है उसको कोई भी तथाकथित इंडस्ट्री के नाम पर बेचने का फरमान जारी कर दिया। आज इस राज्य के सामने परिस्थिति है जो हमारे नौजवान उठा भी रहे से पलायन को रोकना है। हमारी कृषि भूमि की इसी बीच मैंने देखा, मैंने आपके वीडियोस में भी देखे, मैं खुद देख रहा था कि हमारे बहुत से साथी, प्रवासी साथी जो बाहर गए थे, पढ़े लिखे भी लोग थे और बहुत से नए पढ़े लिखे भी लोग थे, उन्होंने अब उस पहाड़ की कृषि भूमि में नए से नए प्रयोग करने शुरू किए। किसी ने फलदार वृक्षों का लगाया, किसी ने मछली उत्पादन के आगे बढ़े, किसी ने मल्टी चीज में मछली भी, फूल भी, मछलियां भी, मशरूम की खेती भी करने। अगर नौजवानों की बात, हमारी जमीन सुरक्षित रखिए, तभी इसी तरह का हम डिफरेंट प्रयोग कर सकते हैं। और मैं नौजवानों के इस आंदोलन के साथ हूं कि जल जंगल जमीन के लड़ाई से ये आंदोलन शुरू हुआ था। हमने जंगल तो बचा लिए, आज संकट उत्तराखंड राज्य में है। सवाल मेरी पार्टी का नहीं है, सवाल दूसरी पार्टी का नहीं। आज हमारे जमीन पर भी संकट है, हमारे जंगल पर भी संकट है। इन दोनों को हमको बचाना है। तो इसलिए जमीन के बचाने, भू कानून में संशोधन के लिए जो हमारे नौजवानों की आंदोलन किया है, मैं पूरी तरह से उनके साथ हूं। और उस आंदोलन को कांग्रेस ने वादा भी किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम एक मजबूत भू कानून लाएंगे। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप टम्टा जी। बहुत शुक्रिया, आपने देवभूमि डायलॉग से बातचीत की। आगे भी हम चाहेंगे आप हमारे साथ उत्तराखंड के मसलों पे जुड़ें। बहुत बहुत आभार आपका। और जैसा कि हमने बताया इस समय की सबसे बड़ी खबर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन इस समय हम ब्रेकिंग बता दें कि पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री होंगे। और सबसे बड़ी बात यह निकल कर आ रही है कि बीजेपी ने इस बार युवा कार्ड खेला है। और माना यह जा रहा है कि थोड़ा पुष्कर सिंह धामी जी के अगर मैं प्रोफाइल पे जाऊं तो पिथौरागढ़ के टुंडी गांव में वो जन्मे हैं और लखनऊ यूनिवर्सिटी से उन्होंने हायर एजुकेशन प्राप्त की है और वो पोस्ट ग्रेजुएट हैं और मानव संसाधन प्रबंधन की मास्टर डिग्री उनके पास है। और एबीवीपी से कॉलेज टाइम से ही जुड़े थे और 1990 से 1990 तक वो एबीवीपी के विभिन्न पदों पर रहे हैं और वो एबीवीपी के प्रदेश महामंत्री भी रहे हैं। उनके पिता सेना में थे। वो 2 बार भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और 2005 में उन्होंने प्रदेश के युवाओं के संग मिलकर विधानसभा के घेराव के लिए ऐतिहासिक रैली निकाली थी। कुल मिलाकर बीजेपी ने बहुत सोच समझ के पुष्कर सिंह धामी का नाम सामने रखा है। एक, वो कुमाऊं क्षेत्र से आते हैं, कुमाऊं की अपनी एक नाराजगी थी, उस नाराजगी को कम करने की कोशिश की गई है। फार्मर्स बेल्ट जो है, अगर हम उधम सिंह नगर की बात करें जहां से पुष्कर सिंह धामी आते हैं, जो फार्मर लॉ एजिटेशन है उसको लेकर वहां पर एक नाराजगी है, उसको देख के भी ध्यान में रखा गया है। उनके पिता क्योंकि सेना में थे, उनकी पृष्ठभूमि सेना की है और उत्तराखंड एक सैनिक प्रदेश के तौर पे देखा जाता है, वो पृष्ठभूमि भी उनके काम में आती है। लेकिन अब ये जो चुनौती है
पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री 11वें जिनका नाम सामने आया है, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। इकोनॉमिक चैलेंज होगा, सोशल चैलेंज होगा, एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा चैलेंज होगा, प्राकृतिक आपदा को लेकर एक बहुत बड़ी मुश्किल जो हर साल उत्तराखंड झेलता है उससे निपटने की बात होगी। उनके पार्टी के भीतर जो तमाम गुट बने हुए हैं उनसे कैसे है, और कांग्रेस एक तरफ बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में भी घमासान मचा हुआ है। लेकिन इन सब के बीच में जो दिलचस्प बात है, पुष्कर सिंह धामी को बनाने के पीछे बीजेपी कौन सा कार्ड चल रही है? एक यूथ कार्ड चला है, उनके पिता सेना में थे, तो कहीं ना कहीं वो इस बात को भी भुनाएंगे कि वो एक सैनिक परिवार से आते हैं, क्योंकि कुमाऊं में एक नाराजगी थी, उस नाराजगी को खत्म करने के लिए वो अपनी बात रख सकते हैं। और चौथा, उधम सिंह नगर क्योंकि एक फार्मर बेल्ट है, वहां पर फार्मर्स ने ये फार्म लॉ के तहत एजिटेशन किया था, उनके लिए भी वो वहां पर काम कर सकते हैं। बशर्त है कि उनके लिए बहुत बड़ा टेस्टिंग टाइम रहेगा, उनके पास समय बहुत कम है, उन्हें बहुत ही प्रोएक्टिवली उत्तराखंड के लिए काम करना होगा। उनको इस छवि से अपनी पार्टी को बचाना होगा कि बीजेपी उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदलने के लिए जानी जाती है। जो 2/3 मैंडेट दिया था उसको उनको चर्चा करनी पड़ेगी कि 2/3 मैंडेट के लिए उन्होंने क्या किया है। तो तमाम चुनौतियां पुष्कर सिंह धामी के लिए सामने होंगी, उनके लिए यह रास्ता आसान नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, उनके पास अनुभव नहीं है, उनके पास मंत्रिमंडल का अनुभव भी नहीं है। तो ऐसे में उनके साथ आगे आने वाले समय में चैलेंजेस बहुत रहेंगे। जिस तरह से बीजेपी में तमाम गुट बने हुए हैं, उनकी गुटबाजी को साधना, साथ ही साथ जो आने वाले समय में बरसात के मौसम में कई प्राकृतिक आपदाएं उत्तराखंड झेलता है, उससे निपटना। तीसरा, जो बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैल रही है, उससे वो कैसे निपटेंगे। चौथा, जो उत्तराखंड के देवतुल्य युवा साथियों ने एक मजबूत भू कानून की मुहिम शुरू की है, उस पर उनका क्या नजरिया रहता है। फार्म लॉ को लेकर जो फार्मर्स की नाराजगी है उसको वो कैसे दूर करते हैं। कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में जो हाल फिलहाल में जो बातें उठ रही थी उस पर वो कैसे काम करते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, वो ब्यूरोक्रेसी को कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में कहा जाता है कि ब्यूरोक्रेसी को हैंडल करना बहुत ही मुश्किल काम है। और साथ ही साथ अब देखना यह है कि मंत्रिमंडल के लेकर भी किस तरह की बातें सामने आती, लेकिन माना यह जा रहा है जो मौजूदा मंत्री हैं उन्हीं को कंटिन्यू किया जाएगा। एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कुछ गुस्सा थामने की कोशिश की है, खासकर एक युवा चेहरे को सामने देकर, लेकिन फिर भी लोगों के सवाल यही रहेंगे कि अगर आपने 4 साल में 3 मुख्यमंत्री बदल दिए हैं तो यह अपने आप में सवाल है। जैसा कि हमने आपको बताया, देवभूमि डायलॉग सुबह से ही लगातार इस मुद्दे पे बात कर रहा है, इस मुद्दे पे काम कर रहा है। हम लोगों के साथ जल्दी एक पैनल और जुड़ेगा, उस पैनल से हम पूछेंगे कि पुष्कर सिंह धामी के लिए आने वाले समय में बड़ी चुनौतियां कौन सी हो सकती हैं, किस तरह के चैलेंजेस वो फेस करेंगे, और साथ ही साथ पार्टी के अंदर, पार्टी के बाहर, ये सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त उत्तराखंड के लिए है। और उनके लिए खुद एक लिटमस टेस्ट है, अगर वो अपने को 8 महीने में साबित कर पाते हैं, क्योंकि यंग हैं, उनके पास एक आगे का मौका है, स्काई इज द लिमिट कहते हैं, यानी आपके पास पूरी संभावनाओं का संसार है। इन सब के बीच में जो एक और मुद्दा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी ने जो ये युवा कार्ड खेला है उस पर जो हमारे दर्शक देवभूमि डायलॉग से जुड़े हैं वो लगातार अपने कमेंट, अपने सवाल रखें। और मैं चाहता हूं आपके कमेंट ज्यादा से ज्यादा देवभूमि डायलॉग में आए। मैं चाहता हूं देवभूमि डायलॉग को आप सब्सक्राइब भी करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, क्योंकि हमने जर्नलिज्म की एक ऐसी बुनियाद रखने की कोशिश की है जिसका सबसे बड़ा मानदंड और मापदंड है निष्पक्षता। उसी निष्पक्षता से हम आप तक खबरें पहुंचाएंगे और आपसे बात करेंगे। और आप अपनी टिप्पणियां लगातार जारी रखिए हमारे इस कार्यक्रम में। हम कोशिश करेंगे कि हमारे साथ एक सीनियर जर्नलिस्ट जल्दी जुड़ने वाले हैं, उनसे हम बात करेंगे कि जैसे ही हमारे साथ वो जुड़ते हैं उनसे हम पूछेंगे कि उनके लिए क्या चैलेंजेस हैं। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो है वो यही है कि पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री होंगे। उनका नाम का ऐलान बीजेपी के विधानमंडल दल की बैठक में हुआ था। सुबह से कई नाम चल रहे थे, धन सिंह रावत, सतपाल महाराज, कोई कह रहा था पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को रिपीट किया जा सकता है, लेकिन एक डार्क हॉर्स के रूप में नाम आया था पुष्कर सिंह धामी का, और
उन्होंने बाजी मार ली है। लेकिन चैलेंजेस इस वक्त की सबसे बड़ी जो उनके सामने होगी, जैसा मैंने कहा, लोगों की बहुत नाराजगी है। आज सुबह से हम लोगों से लगातार जुड़े हुए हैं। उनका ये कहना है कि साहब ये बार बार जो मुख्यमंत्री बदलने की परिपाटी है, इसे कहीं ना कहीं खत्म होना चाहिए, क्योंकि राज्य ने एक ऐतिहासिक मैंडेट दिया है, एक सोच के साथ मैंडेट दिया है, विकास के नाम पे मैंडेट दिया है, डबल इंजन के नाम पे मैंडेट दिया है। लेकिन उस मैंडेट पे अगर काम नहीं होता तो कहीं ना कहीं ये मुश्किल है। हम कुछ ही देर में निशित जोशी जी को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे कि अगर निशित जोशी जी आ जाते हैं हमारे साथ, और यहाँ पर हम कुछ पलों के लिए रुकना चाहेंगे। लेकिन हम आपको बताएं कि हमारी ये चर्चा जारी रहेगी और हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे कि आगे क्या होने वाला है। देखना यह है कि जो पुष्कर सिंह धामी, जिनका नाम का ऐलान हो चुका है 11वें मुख्यमंत्री के रूप में, वो शपथ कब लेते हैं? आज ही लेते हैं, क्योंकि जैसा कि माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय देर नहीं करेगी, क्योंकि वो जानती है कि उसके इस कदम से जनता में भारी रोष है, नाराजगी है। कहीं ना कहीं उस बात को कम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो एक गवर्नेंस पे कहीं ना कहीं मैं कहूंगा एक ब्रेक लगा है, उसको वो स्पीड अप करने की कोशिश करेगी। बहुत अच्छी बात अनिल पांडे जी ने कही है कि जैविक किसानों की कैसे समस्या सुलझाते हैं। तो बहुत सारे दिखे, एग्रेरियन क्राइसिस है, जॉब क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, और साथ ही साथ आने वाले समय में, क्योंकि हम जानते हैं कि हम सिस्मिक जोन 4-5 में, हमारे यहाँ आपदाएं बड़े पैमाने पे आती हैं, वो एक बड़ा मुद्दा है। इन सबको ध्यान में रखते हुए बहुत ही दिलचस्प देखना होगा पुष्कर सिंह धामी कम समय में कैसी बैटिंग करते हैं। जाहिर तौर पे उनके पास ओवर्स बहुत कम है और उन्हें T20 मैच खेलना ही होगा। अब देखना यह है कि वो किस तरह के शॉट्स लगाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उन्हें बाउंड्री से पहले कैच करने के लिए अपने ही पार्टी के टीम प्लेयर तैनात हैं। तो मैं आपको साथ में यह भी बताना चाहूंगा कि मंत्रिमंडल की जहां तक बात हो रही है, उसमें माना यह जा रहा है कि जो मंत्रिमंडल पहले था उसे ही कंटिन्यू किया जाएगा, उन्हीं डिपार्टमेंट के साथ कंटिन्यू किया जाएगा। और साथ ही साथ देखना यह होगा कि ब्यूरोक्रेसी में किसी तरह का रीसफल करते हैं पुष्कर सिंह धामी, और खासकर ये एक आखिरी मौका होगा उनके लिए कंप्लीट ब्यूरोक्रेसी में ट्रांसफॉर्म करने का।